प्रिय विद्यार्थियों, हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और अमेरिका के संविधान में हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हमने विभिन्न मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है। आज उसी के दूसरे भाग में हम अधिकार पत्र की विशेषताओं का तथा अधिकार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकार पत्र की विशेषताओं। सबसे पहली विशेषता है कि अधिकारों की जो प्रकृति है वो उदारवादी और निषेधात्मक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं निजी संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया है। अतः यह कहा जाता है कि अधिकार उदारवादी प्रकृति वाले हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि राज्य व्यक्ति के विरुद्ध क्या क्या कार्य नहीं करेगा। अतः यह कहा जाता है कि अधिकार पत्र की प्रकृति निषेधात्मक भी है। अधिकार पत्र की निषेधात्मक प्रकृति की ओर इशारा करते हुए राइट वेटमैन कहता है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि अधिकार पत्र प्रमुख रूप से यह बताता है कि कांग्रेस को क्या नहीं करना है। दूसरे शब्दों में यह अधिकारों की सिद्धांतिक गिनती नहीं है, अपितु उसकी सूची है कि कांग्रेस को क्या नहीं करना है। अधिकार पत्र की दूसरी विशेषता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रक्षित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। उसे अधिकार प्राप्त है कि वह कार्यपालिका के असंवैधानिक आदेशों एवं कांग्रेस के असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर दे। अपने इस अधिकार के कारण सर्वोच्च न्यायालय नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा में सहायक होता है। तीसरी विशेषता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। फ्रांस, जापान, साम्यवादी चीन आदि राज्यों के संविधानों में नागरिक अधिकारों के साथ ही नागरिक कर्तव्यों का भी विवरण दिया गया है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में नागरिकों के अधिकार तो बताए गए हैं, कर्तव्य नहीं। वस्तुतः इसका प्रमुख कारण यह है कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बनाया गया था तो उस समय नागरिक कर्तव्यों को संविधान में लिखने की परंपरा नहीं थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवहार में नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन स्वतः ही करते हैं, क्योंकि कर्तव्य पालन के अभाव में अधिकारों का उपभोग ही नहीं हो सकता है। चौथी विशेषता है कि अधिकारों की व्यवस्था जटिल है। राष्ट्रपति हर्बर्ट हुबर का मत है कि अधिकारों की व्याख्या करने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है। वे इतने स्पष्ट हैं जितने कि 10 धर्म आदेश हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कई कारणों से अधिकारों की व्याख्या जटिल हो गई है और उन्हें समझना एक तकनीकी कार्य बन गया है। सबसे पहला पक्ष इस संदर्भ में यह है कि अधिकारों की संख्या सुनिश्चित नहीं है। संविधान के 90वें संशोधन में बताया गया है कि अधिकार पत्र में वर्णित अधिकार ही अंतिम नहीं है, अपितु इनके अलावा अन्य अधिकार भी है। इन अन्य अधिकारों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, अतः इनकी संख्या निश्चित नहीं है। दूसरा मुख्य पक्ष है कि अधिकारों की परिवर्तनशील व्याख्याएं की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की व्याख्या करता है, किंतु उसकी व्याख्याएं परिवर्तनशील है। अनेक बार न्यायालय ने तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर एक ही अधिकार की व्याख्या कभी उदार तरीके से की है और कभी संकीर्ण तरीके से। तीसरा मुख्य पक्ष है कि अधिकारों की प्रकृति संघीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय संविधान में वर्णित सभी अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, किंतु इन अधिकारों के अलावा राज्यों ने भी अपने नागरिकों को अधिकार सौंपे हैं। विभिन्न राज्यों में अधिकारों की व्यवस्था विभिन्न है। इस तरह केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर अधिकारों की व्यवस्था एक जटिल रूप धारण कर लेती है। पांचवा प्रमुख पक्ष अधिकारों की जटिल व्यवस्था के संदर्भ में है कि अधिकार सैद्धांतिक दृष्टि से अमर्यादित, व्यवहार में मर्यादित है। संविधान में अधिकारों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध व सीमाएं नहीं बताई गई हैं, अतः सैद्धांतिक दृष्टि से वह अमर्यादित है, किंतु व्यवहार में उन पर अनेक प्रतिबंध व सीमाएं हैं, अतः उन्हें मर्यादित माना जाता है। जेफरसन का मत
था कि पृथ्वी पर सभी सरकारों के विरुद्ध मूल अधिकार प्राप्ति का अधिकार जनता को है। जेफरसन के इस विचार को स्वीकार करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहले 10 संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। लगभग 200 साल के इतिहास के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका के राजनीतिक जीवन में अधिकार पत्र का बहुत अधिक महत्व है और इसने शासन के अत्याचारों से नागरिकों को सुरक्षा दिलाई है। किंतु यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि नागरिकों के अधिकारों को केवल सरकार से ही भय नहीं होता, अपितु साथ ही नागरिकों, समुदायों व संस्थाओं से भी होता है। जब धार्मिक, नस्लीय, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से जनमत दूषित होता है तो राजनीतिक तत्व नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहता है। डेविड कुशमन कायल ने इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए हैं। अधिकारों के उल्लंघन को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से कुछ बिंदुओं में विभक्त करके समझा जा सकता है, जैसे धार्मिक आधार पर अधिकारों का उल्लंघन, नस्लीय आधार पर अधिकारों का उल्लंघन, वर्गीय आधार पर अधिकारों का उल्लंघन। ये नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न आधार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इसका दोष जनमत को दिया जा सकता है। फिर भी यहाँ ये उल्लेखनीय है कि अतीत की तुलना में जैसे जैसे जनमत अधिक शिक्षित एवं स्वस्थ हुआ है, वैसे वैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रुका है। नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करने में सर्वोच्च न्यायालय ने सराहनीय कार्य की है। उसकी व्याख्याएं लगातार उदार होती गई हैं। कांग्रेस ने भी मौलिक अधिकारों को सही ढंग से लागू कराने के लिए अनेक कानून बनाए हैं और संविधान में संशोधन भी सुझाए हैं। किंतु कुछ अवसरों पर कांग्रेस का आचरण विवेकहीन भी रहा है। नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करने में अनेक राष्ट्रपतियों ने अत्यधिक सराहनीय कार्य किए हैं। राष्ट्रपति लिंकन ने दास्ता को समाप्त करने के लिए गृह युद्ध का मुकाबला किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने प्रगतिशील आर्थिक नीति के आधार पर न्यू डील प्रोग्राम लागू किया, जिससे नागरिक अधिकार सुरक्षित हुए हैं। राष्ट्रपति कैनेडी ने निग्रो लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की। राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने सन 1957 ईस्वी के नागरिक अधिकार अधिनियम के आधार पर एक समिति बनाई, जिसका कार्य यह बताना था कि सभी नागरिक अधिकारों को किस तरह से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अमेरिकी संविधान एवं शासन प्रणाली में व्यक्ति के अधिकारों को काफ़ी महत्व दिया गया है। समय की गति ने इन अधिकारों को विस्तृत और मजबूत बनाया है। जैसे जैसे नागरिक अधिकार स्पष्ट होते गए हैं और जनमत ने उनका समर्थन किया है, वैसे वैसे ही शासन के तीनों अंगों ने भी उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयत्न किए हैं।